बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर क्लिनिक्स पे हमारे पास ये रिपोर्ट आती है और ज़रूरी है कि हम इसकी बेसिक्स को समझ सकें। डॉक्टर साहबान, ये जो लफ्ज़ सीमन है बेसिकली ग्रीक जुबान या मेडिकल की जुबान में सीड को कहा जाता है, बीज। बीज के लिए मेडिकल में या ग्रीक जुबान में लफ्ज सीमन यूज किया जाता है। इसका थीम भी यही है कि जैसे एक सीड से एक तनावर दरख्त डेवलप हो सकता है, इसी तरीके से इस सीमन से एक इंसान मार्ज़े वजूद में आता है। यूं इसका कंसेप्ट सीड की वजह से इसका नाम सीमन रखा गया है। अब ये सीमन में होता क्या क्या है? एक तो ये फ्लूइड है, सॉल्वेंट है, इसमें पानी है। दूसरी सबसे अहम चीज इसमें स्पर्म्स हैं जो टेस्टिकल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए ऐड करते हैं। फिर सेमिनल वेजिकल्स की सेक्रीशंस हैं, फ्रैक्टोज वगैरह जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स की सेक्रीशंस हैं जो यूरेथ्रा में मेल ग्लैंड्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो उसका कोलेक्टिवली नाम है सीमन। सीमन विच इज ejaculated through the urethral penis of the male, जो मेल के पीनस के थ्रू इजेकुलेट होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसको हम कहते हैं सीमन। अब हमारे पास जब ये रिपोर्ट आती है तो उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं। एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, इलाज करने से पहले मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हमें इन पैरामीटर्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। डॉक्टर सलमान, ये पहला लफ्ज़, ये मैंने बहुत ही जामिया रिपोर्ट जो इन सबसे ज़्यादा जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है मैं वही उठा रहा हूँ ताकि इसकी कोई भी अगर मुख्तसर लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आपके पास आए तो कम से कम उनमें से जो भी पैरामीटर हो वो आपको समझ आ सके। अक्सर रिपोर्ट्स पर पहला पैरामीटर लिखा होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब ये होता है कि जिस पेशेंट का सैंपल लिया जा रहा है उसने लास्ट इंटरकोर्स या लास्ट इजेकुलेशन, चाहे वो एतलाम हुआ हो, स्पर्मेटोरिया हुआ हो, या मास्टरबेशन हुई हो, या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या इससे पहले लास्ट इजेकुलेशन उसकी कब हुई थी, कितने दिन पहले या कितने टाइम पहले उसकी लास्ट इजेकुलेशन हुई और उसके बाद अब तक कितने दिन गुजर चुके हैं, इसको कहते हैं एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस। डिजायरेबल ये होता है कि जिस शख्स का सैंपल लिया जाए कम से कम 2 दिन, इससे पहले कम से कम उसको 2 दिन गुजर चुके हों लास्ट इंटरकोर्स को या लास्ट इजेकुलेशन को। क्योंकि मैरिड मेल का ज्यादातर ये किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपने लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स कब किया था, उसको कितने दिन गुजर चुके हैं। तो 2 to 5 days इज द डिजायरेबल टाइम। पहली बात मुझे समझ आ गई कि कम से कम 2 से 5 दिन का वक्फा होना चाहिए पिछले इंटरकोर्स से और इस सैंपल लेने से। इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, ये क्यों पैरामीटर देखा गया? क्योंकि इसका इफेक्ट वॉल्यूम पर पड़ता है। अगर एक शख्स उसने मसलन सुबह रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और सुबह आप उसका सैंपल लेंगे तो यकीनन उसका वॉल्यूम कम होगा। फिर अगर उसको 1 दिन गुजर गया है तो थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर 2 दिन गुजर गए हैं तो उसका वॉल्यूम और ज्यादा होगा। तो ये लिंक करता है वॉल्यूम के साथ, इसलिए एब्स्टिनेंस का पता होना भी जरूरी है। अब वॉल्यूम जो चेक करने के लिए, एनालिसिस के लिए लिया जाता है, डिजायरेबल है कि वो 1.5 ml से ज्यादा हो, 2 ml हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन कम से कम
1.5 ml, 1.5 ml से वो वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो 1.5 ml से। अब तीसरी चीज होती है कि उस सीमन की पीएच कितनी है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। आया वो एसिडिक है, अल्कलाइन है। तो नॉर्मल जो सीमन की पीएच है, हर फ्लूइड की पीएच होती है, हमारे ब्लड की भी है, पानी की न्यूट्रल है, सीएसएफ की भी है, जितने फ्लूइड्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं उनकी पीएच होती है। तो सीमन की डिजायरेबल पीएच अल्कलाइन है 7.2, थोड़ी सी अल्कलाइन, क्योंकि 7 न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल से थोड़ी सी ज्यादा जो है डिजायरेबल अल्कलाइन पीएच होनी चाहिए, एसिडिक नहीं होनी चाहिए। लेस देन 7 अगर होगी तो वो एसिडिक होगी। यहीं पर हमें समझ आ जाएगी कि मेरे इस पेशेंट के सीमन की पीएच आउट तो नहीं है। मैं इसलिए नॉर्मल को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमें नॉर्मल का पता होगा तो अब नॉर्मल खुद ब खुद हमारे सामने आते जाएंगे। पीएच शुड बी स्लाइटली अल्कलाइन, 7.2 ग्रेटर देन अल्कलाइन नॉर्मल। उसके बाद होता है कि सीमन का कलर कैसा था, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनको कहा जाता है सीमन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर क्रीमी वाइट, जैसे कपड़े का कलर नहीं होता क्रीमी, यानी बिल्कुल क्रीम भी ना हो बिल्कुल वाइट भी ना हो, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो वो कलर बन जाता है क्रीमी वाइट। क्रीमी वाइट कलर होना चाहिए सीमन का। विस्कोसिटी, हर फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी कि वो कितना थिन है या कितना थिक है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ब्लड की भी है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, विस्कोसिटी ऑफ द सीमन। तो सीमन हमेशा थिक होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह पतला या ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, वो फिर एबनॉर्मल में आ जाएगा। तो ये विस्कोसिटी उसकी थिक लिखा हुआ होता है या कहीं पर विस्कस भी लिखा हुआ होता है। तो विस्कस लिखा हुआ हो या थिक हो, इसका मतलब है कि सीमेंट की क्वालिटी, विस्कोसिटी ठीक है, नॉर्मल है, वो थिक है। इसी विस्कोसिटी के साथ लिंक करता है लिक्विफिकेशन टाइम। लिक्विफिकेशन टाइम कि वो सीमन कितने टाइम में बिल्कुल लिक्विफाई हो गया, बिल्कुल पानी बन गया। जैसे बर्फ है, बर्फ हालांकि ठोस है, सॉलिड है, तो वो भी तो कुछ टाइम के बाद बिल्कुल लिक्विफाई हो जाती है ना। तो हर सॉलिड या थिक फ्लूइड एक अपने टाइम के बाद कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाता है। तो लिक्विफिकेशन टाइम सीमन का कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। अगर 15 मिनट से कम टाइम में वो लिक्विफाई हो रहा है, इसका मतलब है कि सीमन इज नॉट नॉर्मल, वो ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा पतला है। और अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम उसने लिया तो फिर भी अब नॉर्मल है, फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा है। यानी फिजियोलॉजी ना तो कम को बर्दाश्त करती है ना ज्यादा को। अगर एक सर्टन लेवल से कोई चीज कम होगी तो भी पैथोलॉजी होगी, ज्यादा होगी तो भी पैथोलॉजी होगी। लिक्विफिकेशन टाइम 15 to 60 मिनट, यानी कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, ये स्पर्म का लिक्विफिकेशन टाइम है। अच्छा, ये जो तमाम थी इनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, एक अच्छी लेबोरेटरी फिजिकल प्रॉपर्टी जरूर लिखती है। कुछ लेबोरेटरी डायरेक्ट एक दो चीजें लिख के डायरेक्ट स्पर्म काउंट पे आ जाती हैं, लेकिन एक अच्छी लेबोरेटरी, ये यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अच्छी लेबोरेटरी का है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। एब्सटिनेंस, सेक्सुअल इंटरकोर्स को कितना टाइम गुजर चुका है पिछले को, वॉल्यूम कितना है जो सीमन का कलेक्ट किया गया, उसकी पीएच कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसकी थिकनेस, विस्कोसिटी कैसी है, कितने टाइम में वो लिक्विफाई हो रहा है। मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा। अब हम उसके अहम पार्ट की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं एक्चुअल स्पर्म एनालिसिस। एक्चुअल स्पर्म एनालिसिस, ये उसका एक्चुअल पार्ट होता है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये एक्चुअल स्पर्म एनालिसिस होता है। अच्छा, इसमें कुछ लेबोरेटरीज, कुछ, सारी नहीं, कुछ पहले लिखती हैं स्पर्म कंसंट्रेशन। अच्छी लेबोरेटरीज ऊपर लिखती हैं स्पर्म कंसंट्रेशन। स्पर्म कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि वॉल्यूम तो जितना भी उसका हो सकता है 3 ml हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन 1 ml में कितने स्पर्म होने चाहिए 1 ml में, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द स्पर्म्स।
वो 15 मिलियन से ज्यादा होने चाहिए। जो इस वक्त इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्केल है, उसके मुताबिक, इनफर्टिलिटी स्केल है, उसके मुताबिक फर्टाइल होने के लिए किसी शख्स का, किसी मर्द के 1 ml में, 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन 10 मिलियन का 10 लाख का 1 मिलियन होता है डॉक्टर साहबान। 15 मिलियन से ज्यादा स्पर्म होने चाहिए 1 ml में। और टोटल स्पर्म काउंट, क्योंकि आमतौर पर 2 ml 2.5 ml का सैंपल होता है, तो टोटल स्पर्म काउंट उनकी 30 मिलियन 39 40 मिलियन तक पर इजेकुलेशन। इसमें है पर इजेकुलेशन, इसमें है पर ml, ये थोड़ा याद रखना है। 15 मिलियन 1 ml में होना जरूरी है। अगर ये भी हमें याद रहा जाए तो ये भी ठीक है। अब इस शख्स का मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें ये होता है कि टोटल इजेकुलेशन जो हुई है, जो सैंपल लिया गया है, मसलन वो 2 ml लिया गया है, तो अब इस शख्स के 13 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। अगर 3 ml का सैंपल है तो फिर 45 मिलियन होने चाहिए, इस हिसाब से देखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब अहम तरीन पैरामीटर जो अक्सर हमें क्लिनिक पे मिलता है, और इसी पे हम अक्सर मेडिकेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब ने ये पूछा, तो मैं इसलिए इस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना मैंने मुनासिब समझा है। पी आर, पी आर, पी आर, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी या प्रोग्रेसिव रैपिड मोटेलिटी इसे कहते हैं। पी आर, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी, इसको कहते हैं पी आर, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी। प्रोग्रेसिव मोटेलिटी वो होती है कि जो स्पर्म होते हैं, अच्छा मैं पहले ये बता दूं, जो स्पर्म हैं उनकी 3-4 किस्में होती हैं, 3-4 कैटेगरीज होती हैं, 3-4 उनकी क्लासेस होती हैं। 3-4 क्लासेस समझ लें, कैटेगरी समझ लें, उनकी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। उसमें, उस कैटेगरी में जो बेहतर कैटेगरी है, वो ये उन स्पर्म्स की होती है जो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, यानी आगे की तरफ मूव करते हैं, उनको कहा जाता है प्रोग्रेसिव मोटाइल, प्रोग्रेसिव मोटाइल। फिर प्रोग्रेसिव मोटाइल जो आगे की तरफ मूव करते हैं, एक्चुअली यही स्पर्म कामयाब होते हैं ओवा को हिट करने में या ओवा को फर्टिलाइज करने में, क्योंकि ये आगे को सफर तय करते हैं। इनको कहा जाता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मोटेलिटी, मूव फॉरवर्डिंग। अब प्रोग्रेसिव में भी फिर 2 कैटेगरीज हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव। यानी उन जो प्रोग्रेसिव स्पर्म्स होते हैं जिनके अंदर ये अहलियत होती है कि वो आगे को मूव कर सकते हैं, उनकी फिर 2 कैटेगरी हैं, एक रैपिड प्रोग्रेसिव और एक स्लो प्रोग्रेसिव। रैपिड प्रोग्रेसिव वो स्पर्म होते हैं जिनकी स्पीड 25 माइक्रोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है। 25 माइक्रोमीटर, मीटर का 1000वां हिस्सा, 25 माइक्रोमीटर 1 सेकंड में वो 25 माइक्रोमीटर से ज्यादा का फासला तय कर जाते हैं। बास स्पर्म्स की 30-40 माइक्रोमीटर भी स्पीड होती है। जिन स्पर्म्स की 25 माइक्रोमीटर से ज्यादा स्पीड होती है उनको रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म कहा जाता है, और यही स्पर्म सबसे कीमती होते हैं जो फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद होता है स्लो प्रोग्रेसिव। ये भी फॉरवर्ड तो होते हैं, आगे बेचारे मूव तो करते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। इनकी स्पीड 5, 10, 15, 5, 10 माइक्रोमीटर पर सेकंड तक रहती है। 5 से 10 माइक्रोमीटर पर सेकंड तक इनकी स्पीड रहती है, जिनको हम कहते हैं स्लो प्रोग्रेसिव, स्लो प्रोग्रेसिव मोटेलिटी। मेरे ख्याल में दोनों क्लियर हो गए होंगे। एक कैटेगरी स्पर्म्स की जो प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव का मतलब आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये सफर तय करते हैं, इनकी हर चीज नॉर्मल होती है बड़ी तेजी से। लेकिन इनमें फिर 2 क्लासेस हो गई, एक रैपिड और एक स्लो। रैपिड प्रोग्रेसिव जो 25 माइक्रोमीटर से ज्यादा की स्पीड से जा रहे होते हैं, स्लो प्रोग्रेसिव जो 5, 10, 15
माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी होती है नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन, ये वो बेचारे स्पर्म्स होते हैं जो, जैसे कहते हैं ना वो उसका कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, कि वो उधर ही फिरते रहते हैं। ये नॉन प्रोग्रेसिव स्पर्म्स हरकत तो करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ही जो है ना वो घूमते रहते हैं एक ही सर्कल में, एक ही सर्कल में जो है ना वो घूमते हैं, और ये आगे को फॉरवर्ड नहीं होते। यानी बाज़ का तो ये समझ लें कि वेजाइनल एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं या वेजाइनल कैनाल में। स्पर्म्स को, मेल स्पर्म्स आफ्टर इजैकुलेशन एंटर इनटू द वेजाइना, देन दे ट्रैवल फ्रॉम वेजाइना टू वेजाइनल कैनाल, उसके बाद फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, यूट्रस के बाद फिर आगे फंडस जो यूट्रस का एक एंड है, फिर आगे फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये बड़ा लंबा सफर है जो स्पर्म को करना पड़ता है। और इसको मैं बुक में पढ़ रहा था कि बड़ी जगहों पर ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। पहले विजाइना का माहौल उसको रोकता है, यानी जैसे कोई शख्स किसी को पीछे नहीं खींचता, अब आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि कोई बंदा आपको पीछे खींचे तो आप आगे जाएं। ये है रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म। इनको विजाइनल एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्लो करती है, फिर यूट्राइन एनवायरनमेंट थोड़ा सा स्लो करती है, तो ये फिर सर्वाइकल कैनाल और वहां से होते हुए आखिरी कामयाबी इनकी ये है कि ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएं। अब चूंकि यूट्रस के बाद दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट लेफ्ट, तो इसलिए हमारे स्पर्म्स डिवाइड हो जाते हैं, कुछ राइट में चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट में। ओवा तो एक में होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि स्पर्म तो एक ही काफी है, स्पर्म तो एक फर्टिलाइज करता है ना, जुड़वा बच्चों में दो करते हैं, स्पर्म एक फर्टिलाइज करेगा, लेकिन मिलियन ऑफ स्पर्म्स क्यों चाहिए? इसलिए अब आप देख रहे हैं कि कुछ रैपिड प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी होती है जो जिनको हम कहते हैं कि वो बिल्कुल डेड स्पर्म्स हैं, इमोटाइल। इमोटाइल, इमोटाइल आगे लिखो। इमोटाइल का मतलब है कि वो बिल्कुल बेजान चीज की तरह पड़े होते हैं, बेजान चीज की तरह पड़े होते हैं, उनके अंदर कोई जिंदगी के आसार, वो बस जहां पड़े हैं वहीं पड़े होते हैं, उनको कहा जाता है इमोटाइल। इमोटाइल या स्लगिश मोटाइल। अच्छा, इसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्लगिश मोटाइल कि जो अपनी जगह पर ऐसे हरकत करते हैं, सिर्फ उनकी हरकत लेबोरेटरी में नजर आ रही होती है कि वो यूं यूं तो कर रहे हैं, लेकिन बेचारे कोई आगे जाने के कायल नहीं होते। एक होते हैं बिल्कुल डेड स्पर्म्स, बिल्कुल डेड स्पर्म्स, नॉन मोटाइल या इमोटाइल। वो अपनी जगह से उनकी उनकी बॉडी में हरकत ही नहीं होती। तो ये तीन चार कैटेगरी होती हैं। एनीहाउ, अक्सर लोगों में क्या होता है कि इस मोटेलिटी का प्रॉब्लम होता है, यानी उनके अंदर प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म्स कम होते हैं, जिसको कहते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया। एस्थीनोजूस्पर्मिया। कुछ लोगों में स्पर्म्स कम होते हैं, उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कुछ में बिल्कुल जीरो होते हैं, उसे कहते हैं एजोस्पर्मिया। तीन चार टर्म्स हैं। एजोस्पर्मिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द स्पर्म्स इन सीमन। ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट इन द सीमन। एस्थीनोस्पर्मिया या एस्थीनोजूस्पर्मिया, लेस मोटाइल स्पर्म्स इन द सीमन। सीमन में स्पर्म्स की मोटालिटी कम होती है। उसके बाद होती है मॉर्फोलॉजी, ये भी अहम तरीन है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम स्पर्म्स की शेप को देखते हैं। शेप, मॉर्फोलॉजी में स्पर्म की तीन चार चीजें आती हैं। उसका हेड, उसकी नेक, उसका पीस, बॉडी पीस, उसकी टेल। टेल से वो मूव करता है, जैसे जहाज होता है ना, टेल जितनी अच्छी होगी उतना वो फास्ट मूव करेगा। हेड के अंदर एक एंजाइम होता है एक्रोसोम्स, जो जिसकी वजह से वो ओवा की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है, उसको कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो अगर उसका हेड ठीक है, वो उस एक्रोसोम से भरा हुआ है, जैसे आप समझते हैं ना कि एक हवाई जहाज जा रहा है हमला करने के लिए, तो उसके पास बारूद होना चाहिए। अगर उसका हेड में एक्रोसोम है तो वो एक्रोसोमल रिएक्शन कर पाएगा। तो उस बुनियाद पर मॉर्फोलॉजी इंडेक्स निकाला जाता है कि कितने स्पर्म्स नॉर्मल हैं, कितने की टेल एबनॉर्मल है, कितने के हेड एबनॉर्मल है, कितने की बॉडी पीस एबनॉर्मल है। तो कम से कम 4% से ज्यादा स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए।
4% से ज़्यादा स्पर्म्स क्वाइट नॉर्मल, जिनका हेड, टेल, नेक, बॉडी तमाम चीज़ें नॉर्मल। ये वैसे तो इसकी और भी बहुत सी डिटेल्स है, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबान अगर इतना ही हमें क्लियर हो जाए तो हमारे लिए मिशन रहा है। कि मैं चाहता हूँ कि हमारे होम्योपैथ डॉक्टर के पास अगर सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है तो कम से कम वो इन पैरामीटर्स को समझ सके, पेशेंट को एक्सप्लेन कर सके और अच्छी मेडिकेशन कर सके। यकीनन जब हमें इन पैरामीटर्स का पता होगा तो हम मेडिकेशन भी अच्छी कर लेंगे, और ताकि जो पेशेंट है उस पर भी अच्छा इंप्रेशन जाए कि होम्योपैथिक डॉक्टर को इन तमाम चीज़ों का इल्म है। थैंक यू। अल्लाह आपका हामी नासर रहे। वस्सलाम। अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ एक सेकंड इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूं ताकि ये ये डॉक्टर साहबान रिपोर्ट है जो जो मैं आपको बता रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज है एब्सटिनेंस, जिसको हम कहते हैं एब्सटिनेंस। ये पहली पहला पैरामीटर है एब्सटिनेंस। मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये है ये है एब्सटिनेंस। इस शख्स का 20 डेज एब्सटिनेंस, यानी इसने लास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स 20 दिन पहले किया था, और नॉर्मल कितना होता है 2 to 5। उसके बाद आपकी आगे कलेक्शन, लेबोरेटरी के अंदर सैंपल कलेक्ट किया गया। वॉल्यूम ये देख लें, वॉल्यूम 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका वॉल्यूम जो है वो 10 आ रहा है। पीएच 8, 7.2 से ज़्यादा। कलर क्रीमी वाइट, ऑर्डर नॉर्मल, विस्कोसिटी थिक, लिक्विफिकेशन टाइम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विफिकेशन टाइम, उसके बाद कंसंट्रेशन ये होती है कि एक उसमें कितने ml में, इसकी तो खैर बहुत अच्छी है, 96.27 है। टोटल स्पर्म काउंट जो मैंने आपको कहा कि 30 या 39 मिलियन तक होना चाहिए। अब प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी PR 32% होनी चाहिए। इसकी जो है ना वो 23.64 है। प्रोग्रेसिव, टोटल जो प्रोग्रेसिव होते हैं वो 50% से ज़्यादा हो तो बेहतर है, ये सारे मिला के। तो इनका तकरीबन टोटल तो 54 आ रहा है, लेकिन ये किसी इसने पास लिखा है, लेकिन इसमें रैपिड प्रोग्रेसिव बहुत थोड़े हैं। सिर्फ 7% स्पर्म वो हैं जो रैपिड प्रोग्रेसिव हैं, बाकी स्लो प्रोग्रेसिव हैं। मार्फोलॉजी इंडेक्स इसका ठीक है, 50%, 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इस तरह की आपके पास यकीनन रिपोर्ट्स आई होंगी, उसको सामने रखकर आप इस लेक्चर को सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।